नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या देश में राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के जो नेता हैं इतने ईगो और घमंड में आ गए हैं कि वो किसी तरह की गलती को मानने को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर गलती होने के बाद उसे स्वीकार कर लिया जाए तो हो सकता है कि विवाद बढ़ने से पहले ही वो खत्म हो जाए। लेकिन जो ताजा मामला चल रहा है उससे ऐसा लगता है कि जानबूझकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया, उस बयान को या उस बयान के विवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जब से अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर गलत बयान दिया है या उनके खिलाफ जो बयान किया दिया उसे जिस तरह से सामने लाया गया, उसे लेकर जिस तरह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं और तमाम दलित नेता, ओबीसी नेता और आरक्षण के पक्ष वाले नेता आंदोलन में लगे हुए हैं, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इस विवाद को काफी पहले खत्म कर सकती थी। लेकिन अमित शाह इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि उनसे कोई गलती हुई है। जब उनसे विवादित बयान दिया गया राज्यसभा में उनके द्वारा, उसके नेक्स्ट डे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। उस वक्त भी अगर उन्होंने इस पर खेद जता लिया होता तो शायद ये विवाद खत्म हो गया होता। लेकिन उस वक्त भी वो कांग्रेस को कोसने में और कांग्रेस के नैरेटिव पर ही सवाल उठाते नजर आए और उसके बाद वो उठकर चले गए। लेकिन ये विवाद वहीं का वहीं रह गया। अब ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि ये दिल्ली से निकलकर महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के कई दलित ओबीसी नेता इसे लेकर खिलाफत पे उतर आए हैं, जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने साफ रूप से कहा है कि अब माफी का वक्त निकल चुका है, अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को अपना चुनावी मुद्दा बना लिया है। अब उनके तरफ से जो लगातार बयान आ रहे हैं, जिस तरह से उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बात को या इस मुद्दे को खास रूप से प्रचार में शामिल किया जाएगा। अगर बिहार की बात कर ले, जहां पर फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल अमित शाह के बयान से पैदा हुआ है, वो वहां के नेताओं के लिए काफी मुसीबत भरा साबित हो सकता है। खास करके नीतीश कुमार जिस दलित, महादलित और ओबीसी वोटों के सहारे आज तक की राजनीति करते आए हैं और अभी फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन वाली सरकार है उसमें वो सबसे बड़े सपोर्टर है, यानी उनके सहयोग से ही गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन उनके तरफ से अमित शाह के खिलाफ या अमित शाह को समझाने वाला कोई बयान नहीं आया है। इससे उनके जनाधार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बिहार में अगर बात करें तो दलित जो है वो 12% के करीब है, जबकि ओबीसी 27% के करीब है, जबकि महादलित 36% के करीब है। ऐसे में अगर बिहार में अमित शाह के खिलाफ या अमित शाह के बयान के खिलाफ मामला बनता है तो ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इन्हीं वोट बैंक के जरिए, इन्हीं वोट बैंक के सहारे आज तक की राजनीति करते आए हैं और बार बार सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सवाल सबसे दिलचस्प यह है कि लगातार वर्षों से वो दलित की राजनीति करते रहे हैं, ओबीसी की राजनीति करते रहे हैं, महादलित की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पे उनका अब तक कोई बयान नहीं आया है। इससे ऐसा लगता है कि वह केंद्र सरकार के दबाव में है, खास करके अमित शाह के दबाव में है, या ईडी, सीबीआई या तमाम दूसरी जो एजेंसियां हैं जिसका लगातार देश में दुरुपयोग हो रहा है उसके दबाव में है। इसी वजह से उनके कोई बयान सामने नहीं आए हैं। लेकिन उनका बयान सामने नहीं आना ये उनकी पार्टी की सेहत के लिए सही नहीं है। संभव है कि अमित शाह ने यह बयान जानबूझकर दिया हो, क्योंकि उनके बयान
के सीक्वेंस को अगर आप देखें राज्यसभा में, तो ऐसा लगता है कि वो एक कहानी बताते बताते एक अलग ही ट्रैक पे चले गए और अपमानित करने के एक संदेह पैदा करता है, जैसे अपमानित करने के लिहाज से ही उन्होंने ये बयान दे दिया हो। क्योंकि नेहरू के मंत्रिमंडल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्यों इस्तीफा दिया, इन सवालों का जो सीक्वेंस चल रहा था उसमें अचानक से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जिस तरह के अपमानजनक बयान दिए, उसका कोई संदर्भ नजर नहीं आता है। तो ऐसा लगता है कि अमित शाह ने पहले से प्लानिंग कर ली थी, या पहले से ही उन्होंने ये सोच लिया था कि इस तरह का बयान देना है। क्या इस बयान के पीछे का मकसद बिहार में जेडीयू को कमजोर करना तो नहीं है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जेडीयू का जो वोट बैंक है वो दलित, महादलित, ओबीसी वोट बैंक है। उनके मालूम है कि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां बड़े दावेदार है। ऐसे में वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाकर उसके पूरे वोट बैंक को सेंध लगाने की कोशिश में तो नहीं है। ताकि इस बयान का विरोध अगर नहीं होता है नीतीश कुमार की तरफ से, तो ये सारे वोट जो है कहीं ना कहीं खिसकेंगे और इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो हो सकता है कि सोची समझी साजिश के तहत अमित शाह ने यह बयान दिया हो। अब दूसरी तरफ चलते हैं। बिहार में ही चिराग पासवान जो दलितों के नेता हैं, दूसरे नेता जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो महादलितों के नेता है। इन दोनों नेताओं के भी बयान अब तक सामने नहीं आए, जबकि ये दोनों ही, इनकी मजबूरी भी संभव हो सकती है कि ये एनडीए में पार्टनर है और उनकी गवर्नमेंट में, ये सरकार में ये शामिल है, इसलिए उनके बयान नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन क्या चुनाव के दौरान इनकी चुप्पी उनके खिलाफ नहीं जा सकती है? जिन दलित, महादलित, ओबीसी वोट बैंक के सहारे ये नेता राजनीति करते हैं, उनके समाज के सबसे बड़े महापुरुष के खिलाफ बयानबाजी हुई है, उसके बावजूद इन नेताओं का चुप रहना क्या इस समाज के लिए एक सबक नहीं हो सकता है? क्या ये समाज इसे वोट में तब्दील नहीं करेगा? क्या ये समाज वोट के जरिए इसका जवाब नहीं देगा? ये संभव है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान चुप क्यों है? जबकि नीतीश कुमार की तुलना में उससे काफी पहले मायावती, जो काफी समय से भारतीय जनता पार्टी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रख रही थी, दरअसल उन्हें ईडी, सीबीआई और तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं उसका डर इस कदर था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध करना ही बंद कर दिया था। लेकिन इस मामले में जब बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान का मामला आया, उन्होंने खुलकर बयान दिए। इसी तरह से दूसरे नेताओं ने भी बयान दिए। लेकिन महाराष्ट्र में रामदास आठवले जो दलितों के बड़े नेता हैं और एनडीए की जितने भी गवर्नमेंट हुए हैं उसमें वो किसी न किसी तरह से मंत्री बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी अमित शाह के बयान का बचाव करते हुए नजर आए। लेकिन आज महाराष्ट्र में ही कई जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या रामदास आठवले अपने समाज के साथ खड़े होंगे, या एनडीए गवर्नमेंट में चूंकि उन्हें मंत्री बनाया गया है इसलिए अमित शाह का सपोर्ट करते नजर आएंगे? उनके लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये विवाद बढ़ता है तो ये आंच तमाम जो दलित नेता है उन तक पहुंचेगी कि आखिर उन्होंने ऐसे वक्त में किसके साथ खड़े रहना पसंद किया। क्या उन्होंने अमित शाह का बचाव किया या अमित शाह के बयान का विरोध किया? इसका तुलनांकन, इसका मूल्यांकन इससे तौला जरूर जाएगा चुनाव के दौरान और तमाम तरह के मौके पे। लेकिन इन सब सवालों के बीच ये सवाल जिंदा है कि आखिर अंबेडकर साहब का अपमान करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार में जो तमाम नेता हैं वो चुप क्यों हैं? क्या तमाम नेता अमित शाह के खिलाफ जाकर एक बयान नहीं दे पा रहे हैं, या उन सभी नेताओं को सीबीआई, ईडी का डर सता रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का सपोर्ट करते हैं जो बयान अमित शाह ने दिया? और इस बयान के बाद जिस तरह से पूरे देश भर में विवाद मच रहा है, जिस तरह से बवाल हो रहा है, जिस तरह से आंदोलन किए जा रहे हैं और जिस तरह से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है,
क्या इन सवालों के बीच सवाल उठता नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, उन्हें एक बीच का रास्ता तलाशना चाहिए, ताकि समाज के जो लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई है उनकी भावनाओं को भी समझा जाए और अमित शाह को भी समझाया जाए कि इस तरह की बयानबाजी से वो बचे। लेकिन जिस तरह से चुप्पी साध रखी गई है, जिस तरह से इस मामले को आम लोगों के भरोसे छोड़ दिया गया है, उससे ऐसा लगता है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दलितों, ओबीसी और महादलितों के वोट बैंक को हल्के में ले लिया है और उन्हें लगता है कि चुनाव के समय वो किसी तरह की योजना चलाकर या किसी तरह के दूसरे काम करके वापस से अपने वोट बैंक हासिल कर लेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस समय रुक कर समझने की जरूरत है, क्योंकि वो पहले से ही अल्पसंख्यकों के वोट से हाथ धो चुके हैं। लगातार जिस तरह से उनके पार्टी के नेता और खुद जो सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो अल्पसंख्यकों यानी खास करके मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और जिस तरह से मुस्लिम समाज का भी वोट उन्हें बेहद कम मात्रा में मिलता है, उससे ऐसा लगता है कि पहले मुस्लिम वोट उनके से खिसक चुका है और अब दलित, महादलित, ओबीसी वोट भी अगर चला गया तो आखिर भारतीय जनता पार्टी आगे की राजनीति किन वोट बैंकों के सहारे करेगी। क्योंकि कई समाज में इन दलित, महादलित और ओबीसी और अल्पसंख्यकों के वोट निर्णायक है। ऐसे समय में जहां पर निर्णायक वोट है, उन जगहों पे अगर भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी, दलित और महादलित, अल्पसंख्यकों के वोट नहीं मिलेंगे तो फिर उनके लिए चुनाव जीतने का रास्ता क्या होगा। ये सवाल उनके लिए काफी गंभीर है। इसलिए जरूरी है कि इस विवाद को जितना जल्द सुलझाया जाए, जितनी जल्दी मिटाया जाए, उतना जरूरी है। लेकिन अमित शाह जिस तरह से इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि उनसे गलती हुई है, उससे ऐसा लगता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ बयान दिया गया है और इस बयान के पीछे जो राजनीतिक फायदे होने हैं उसका भी पहले आकलन कर लिया गया है। अगर मान लेते कि अमित शाह को इस बात का एहसास हो जाता कि उनसे गलती हुई है, तो राज्यसभा में जो बयान दिए जाते हैं वो 48 घंटे के अंदर आप वापस ले सकते हैं। अगर गलती से आपने कोई गलत बयान दे दिया है तो वो रिकॉर्ड में दर्ज होने से 48 घंटे पहले उस वापस लिया जा सकता है। लेकिन इस मामले में वापसी का रास्ता नहीं रहा। 48 घंटे में अंबेडकर साहब के खिलाफ जो बयान दिए गए उसे वापस नहीं लिया गया। मसलन अमित शाह अपने दिए हुए बयान के साथ खड़े हैं और ये मानते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया उसमें कुछ भी गलत नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ेगा और दलित, महादलित समाज एकजुट होकर क्या एनडीए खास करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा? क्या नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अमित शाह के इस बयान का सपोर्ट करते हैं? और अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर उन्हें चुनाव में, बिहार में जो चुनाव होंगे उनमें, उस चुनाव में उन्हें किस वोट बैंक के सहारे आगे बढ़ना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब उन्हें जरूर ढूंढ के रखना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये विवाद बढ़ता है तो ये विवाद जरूर वोट में परिणत होगा और विधानसभा चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठंड का मौसम है, अपना, अपने बच्चों का और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।